बाबा, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन मुझे रूपेश चाहिए। रूपेश मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अगर कोई भी उसकी जिंदगी में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका वही हाल करूंगी जो इस प्रिया का होने वाला है। एक बार फिर से सोच ले लड़की, एक बार जो तूने ये तंत्र उस लड़की पर छोड़ दिया तो फिर ये पलटा नहीं जा सकता। इस तंत्र से उस लड़की की जान चली जाएगी। इस क्रिया में जोखिम भी बहुत है। अगर प्रिया इस टोटके का उपाय करने का प्रयत्न करेगी तो ये वापस उसी पर मार कर देगा। मैंने सब सोच लिया है बाबा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन रूपेश को तो मैं उस प्रिया के साथ नहीं जीने दूंगी। प्रिया के मरते ही रूपेश मेरे करीब आ जाएगा और फिर हमारी कहानी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ तू वैसा ही कर। तुझे प्रिया की शादी के जोड़े का टुकड़ा, उसके बाल और उसके इस्तेमाल किए हुए कोई कपड़ा यहाँ लाना होगा। मैं इन सभी सामानों पर काला जादू करके टोटके की मदद से तुझे एक गुड़िया बना कर दूंगा। तुझे उस गुड़िया को उस लड़के रूपेश के घर में जाकर ऐसी जगह छिपाना है कि समय आने से पहले किसी की नजर न पड़े। बाकी का काम ये गुड़िया खुद कर देगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। रूपेश और कीर्ति ने साथ साथ कंपनी ज्वाइन की थी। ऐसे में नई कंपनी के नए माहौल में एडजस्ट होने में दोनों को ही समय लग रहा था। एक दिन, कृति, चलो चाय पीने चलते हैं। चाय पीती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाय के उस गर्म प्याले से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे दोनों सहज होने लगे और जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। ऑफिस में साथ साथ चाय पीना, खाना खाना, ये अब उनकी डेली रूटीन बन चुका था। उन दोनों को कंपनी ज्वाइन किए 6 महीने का समय बीत चुका था। इन 6 महीनों में कीर्ति मन ही मन रूपेश को चाहने लगी थी। एक दिन, रूपेश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे वाह, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा, पहले तुम बताओ क्या बात है। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ ना, क्या कहने वाले थे। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कृति, इसलिए ये खबर सबसे पहले मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मेरी शादी फिक्स हो गई है और आज से ठीक 1 महीने बाद मेरी शादी है। क्या? शादी? लेकिन किससे? अरे प्रिया से, मेरी बचपन की साथी, मेरी इंस्पिरेशन। पता है, मुझे याद भी नहीं कि मैं उसे कब से पसंद करता हूँ। बस उसके सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। कांग्रेचुलेशंस रूपेश। अरे थैंक्स यार। अरे तुम भी तो कुछ बताने वाली थी ना? कुछ नहीं, बस वैसे ही। रूपेश की बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल हक्की पक्की सी रह गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रूपेश के जीवन में उसके अलावा भी कोई हो सकता है। अपने दिल की बात को दिल में दबाए हुए कीर्ति घुट घुट कर रूपेश की शादी के करीब आते दिन को महसूस कर रही थी। जब रूपेश को खुद से दूर जाते देखने की घुटन कीर्ति से बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई। बाबा के बताए अनुसार उन्हें काला जादू करने की तंत्र क्रिया के लिए रूपेश की पत्नी प्रिया का सामान चाहिए था। इसलिए अगले कुछ दिनों तक कीर्ति रूपेश और प्रिया से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और शादी का दिन नजदीक आ गया। कृति, मैं शादी के लिए आज अपने घर जा रहा हूँ। प्रिया ने तुम्हें स्पेशल इनवाइट भेजा है, तुम्हें शादी में आना ही होगा। अरे भाई, अब तो मुझे डबल इनविटेशन मिल गया है, अब तो आना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रूपेश, तुम खुशी खुशी जाओ और अपनी शादी को एंजॉय करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शादी में शामिल हो पाऊं। रूपेश को किया वादा निभाने के लिए कीर्ति तय समय पर शादी में पहुंच जाती है। अरे रूपेश, प्रिया कहाँ है? मैं प्रिया से मिलकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ, आ जाओ ना, वो अभी उधर हॉल में होगी, रेडी हो रही है। कीर्ति प्रिया के कमरे में पहुंचकर उसकी तैयार होने में मदद करने के बहाने बाबा के बताए अनुसार सामान जमा करने लगती है। बाल और रुमाल तो उसने बड़ी आसानी से उठाकर अपने पास रख लिए थे, लेकिन शादी का लहंगा तो प्रिया ने पहना हुआ था। उसे काटना फिलहाल तो कीर्ति के लिए संभव नहीं था। कुछ ही देर में पंडित जी ने
प्रिया और रुपेश को जयमाला और फेरों की रस्म के लिए बुलवा लिया। कुछ देर में प्रिया और रुपेश के फेरे पूरे हो गए थे। अरे बेटा प्रिया, अब ये शादी का जोड़ा उतार कर तुम्हें विदाई वाली साड़ी पहननी है। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, फिर कुछ रस्में भी तो करनी है। प्रिया चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा देती हूँ। इस बीच मौका पाकर कीर्ति उसके शादी के जोड़े से एक टुकड़ा काट कर अपने पास छिपा लेती है। शादी खत्म होने के बाद कीर्ति प्रिया का सारा सामान लेकर बाबा के पास जाती है। बाबा प्रिया का सामान लेकर उस पर शमशान में तंत्र क्रिया करते हैं और उसके बाद प्रिया के जोड़े की कतरन को एक कपड़े में जोड़कर एक काले रंग की कपड़े की गुड़िया तैयार करता है और प्रिया के बाल भी उस गुड़िया पर लपेट देता है। सारी रात उस गुड़िया पर काला जादू करने के बाद बाबा वह गुड़िया वापस कीर्ति को दे देते हैं। शादी के बाद रुपेश अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर शहर में रहने के लिए आ गया था। एक दिन कीर्ति प्रिया से मिलने के बहाने उसके घर आती है और चुपके से वह काला जादू की हुई गुड़िया एक कमरे में छिपाकर बड़े आराम से प्रिया के घर से बाहर निकल आती है। कुछ ही दिन बीतते हैं तो एक दिन पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट हो गई है। प्रिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कीर्ति के क्रोध का अब कोई ठिकाना ही नहीं था। कीर्ति एक बार फिर बाबा से मिलने जाती है। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा। अगर इस प्रिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो रुपेश मुझसे छिन जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये प्रिया और इसका बच्चा दोनों का नामो निशान रुपेश के जीवन से मिट जाए। कोई भी तंत्र 2 दिन में प्रभाव नहीं होता। तंत्र को काम करने में समय लगता है। किंतु अगर तू चाहती है कि उस प्रिया की बच्चे की गर्भ में ही मौत हो जाए तो तुझे अपना अंग दान करना होगा। उसके बाद तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अंगदान? अंगदान का मतलब मैं समझी नहीं बाबा। अंगदान का मतलब किसी और का रक्त बहाने से पहले तुझे भी अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। प्रिया का खून तभी बह सकेगा जब तू अपने पूरे होशो हवास में अपना कोई भी अंग काट कर शैतान को समर्पित करेगी। हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। शैतान को मुझे चुनने के लिए जो भी करना पड़े मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर ठीक है, सामने रखे इस चाकू से अपनी कनिष्ठ उंगली काट कर अग्नि को समर्पित करो। उसके बाद तुम शैतान से जो मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा के कहे अनुसार कीर्ति सामने रखे चाकू से अपनी उंगली काटकर हवन में डाल देती है। कुछ देर तक मंत्र सिद्धि करने के बाद बाबा एक जल से भरा कलश कीर्ति को देते हैं। ये अभिमंत्रित कलश है। सुबह दिन निकलने से पहले तुझे ये जल उसके मुख्य द्वार पर गिराना है ताकि कोई तुझे ये करते हुए देख ना पाए। लगातार 7 दिनों तक ये टोटका करने के बाद प्रिया अपने होश हवास खोने लगेगी। मेरी भेजी हुई काली शक्तियां उसके घर के अंदर हर तरफ मंडराने लगेगी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाएगी मेरा काला जादू अपना काम कर चुका होगा। बाबा के बताए नुस्खे को अंजाम देने के लिए कीर्ति सबसे पहले रुपेश की कॉलोनी में ही फ्लैट ढूंढने लगती है। रुपेश, मुझे मकान की जरूरत है। हो सके तो अपनी सोसाइटी में मुझे मकान दिलवा दो। तुम और प्रिया आसपास रहोगे तो मुझे भी सिक्योर फील होगा। अरे कृति, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में ऊपर का फ्लोर खाली है, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। रुपेश की बात सुनकर कीर्ति मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही रुपेश के घर में ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। घर में शिफ्ट होने के अगले ही दिन से कीर्ति बाबा का दिया हुआ कलश का अभिमंत्रित जल प्रिया के दरवाजे पर छिड़कने लगती है और इसके बाद से ही प्रिया के ऊपर काला जादू और भी तेजी से असर करने लगता है। अब तो उसे दिन हो या रात हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद रुपेश उसे लेकर शास्त्री जी के पास जाता है और शास्त्री जी अपनी तंत्र विद्या से प्रिया के ऊपर किए हुए काले जादू को काट देते हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा था कि उनके द्वारा प्रिया के ऊपर से काला जादू हटाने के लिए उन्हें उस टोटके को वापस मोड़ना होगा, जिससे कि जिसने भी यह टोटका किया होगा वही इसका शिकार हो जाएगा।
अपने मंत्रों की शक्ति से शास्त्री जी ने प्रिया के ऊपर किए हुए काले जादू को पलटकर वापस कीर्ति की ओर मोड़ दिया और अगले 10 दिनों के अंदर ही कीर्ति गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। कीर्ति की हालत ऐसी थी कि बिस्तर से उठ पाना भी उसके लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी थी। कभी उसे लगता कि उसके शरीर पर असंख्य कीड़े रेंग रहे हैं, तो कभी उसे महसूस होता कि वो अकेली किसी सुनसान जगह पर है जहां हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। कोई है? कीर्ति की लगातार आती चीखों को सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुसते हैं तो कीर्ति की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। कीर्ति ने अपने लगभग आधे बाल खुद नोच लिए थे। उसके शरीर पर गंदे और फटे कपड़े दिखाई दे रहे थे और वो पागलों की तरह अपने शरीर को नोच रही थी। उसकी ऐसी हालत देख पड़ोसी घबराकर उसको पागल खाने ले गए। कुछ दिन पागल खाने में बिताने के बाद अंत में कीर्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शास्त्री जी ने रुपेश को काला जादू करने वालों का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन कीर्ति की रहस्यमयी हालत में हुई मौत से रुपेश इतना तो समझ ही गया था कि प्रिया पर काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि कीर्ति ही थी। आज तो मजा ही आ जाएगा, हम सब एक साथ। से थैंक्स टू मी, मेरे घर पर जो बनाया ये प्लान। अच्छा, और हम जो घर वालों से झूठ बोल कर आए हैं उसका क्या? तो क्या आज हम सब के अलावा भी यहाँ कोई आएगा? क्या मतलब? मतलब भूत। बकवास मत करो, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, समझे? ढोली, मयंक, अमित और विशाल बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मयंक दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खोलता है। सोनिया, पूर्वी, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने? लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। मयंक ये देखकर हैरान हो जाता है कि अगर सोनिया और पूर्वी बाहर नहीं है तो फिर घंटी किसने बजाई, और वो जो कोई भी था वो अचानक गायब कैसे हो गया। इसके बाद मयंक दरवाजा बंद कर देता है और वापस आ जाता है। अरे ये क्या, घंटी किसने बजाई? देखो, हमने कहा था ना भूत आएगा, वो आ चुका है। तभी दोबारा घंटी बजती है। इस बार मयंक फिर दरवाजा खोलता है। इतनी लेट आई तुम, आखिर क्यों? अरे कुछ नहीं यार, बस मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चली गई थी। पहले भी तुम दोनों ने घंटी बजाई थी ना? नहीं डॉली, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, चलो अंदर अब। पता नहीं पहले तुम दोनों नहीं थे तो कौन था? तुम्हारा भाई कौशल कैसा है? उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी थोड़ा बेटर है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर खाना पीना और मस्ती करते हैं और आपस में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। ये सब चलता ही रहता है। तब तक रात के 11 बज जाते हैं। विशाल ओइजा बोर्ड लाता है। चलो ये गेम खेलते हैं। नहीं, मैं ये गेम नहीं खेल सकती। तुम लोगों को पता है ना कि इसमें जान जाने का भी खतरा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, चलो ना खेलते हैं, मजा आएगा। नहीं, कहा ना नहीं। विशाल और बाकी लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे रहने दे, वो तो गई, अब चल हम ही लोग खेलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही सोनिया की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे यार, इसे क्या हो गया? वो गाड़ी से उतरती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अंधेरी काली रात है और सुनसान सड़क है। तभी अचानक एक आवाज आती है। कोई है? कोई है? वो मदद की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ती है कि अचानक से कोई उसे धक्का देता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। सोनिया जोर से चिल्लाती है। सभी ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। सभी लोगों ने उस ओइजा बोर्ड के बीच में अपना हाथ रखा हुआ है। इतनी देर हो गई, भूत तो आया नहीं। तुम्हारे रहते यहाँ कोई और भूत कैसे आ सकता है? हाँ, और इसी भूतनी से तुम्हें प्यार हुआ है। तुम लोग बड़े मजाकिया हो यार। सभी लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक से किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। ये क्या था? वो क्या यार, तुम क्यों डरा रहे हो? लगता है हमने किसी आत्मा को जगा दिया है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे मिलवाओ उससे। जल्दी मिलोगी।
यार मुझे डर लग रहा है अब। मुझे भी। प्लीज तुम लोग ऐसी बातें मत करो यार। तभी थोड़ी देर बाद खिड़की के शीशे टूटने की बड़ी जोर से आवाज आती है। सभी लोग उस खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर किसी बिल्ली का कटा हुआ सिर पड़ा है। ओह गॉड, इसका तो खून भी बह रहा है। लगता है किसी ने अभी इसे मारा है। प्लीज यहाँ से चलो। अरे ये तेरे पड़ोसी का बच्चा तो नहीं है जो बहुत शैतानी करता है? लेकिन इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है ये किसी आत्मा का काम है। मुझे यहाँ से जाना है प्लीज। डोली दरवाजे की तरफ भागती है और जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा तो मानो जैसे जाम हो चुका था। ये दरवाजा किसने लॉक कर दिया? उफ़ो, ये क्या हो रहा है विशाल? यार मुझे खुद नहीं पता। और इसी बीच ओइजा बोर्ड अपने आप हिलने लगता है और ना जाने विशाल को क्या होने लगता है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है और थोड़ी देर बाद विशाल दर्द से कराहने लग जाता है। कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है जैसे कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है? हे भगवान। वहीं दूसरी ओर अमित को एक वीडियो मैसेज मिलता है जो किसी ने वीडियो बनाया था सोनिया का, जिसमें वो गड्ढे में फंसी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ सोनिया और एक तरफ विशाल। हम विशाल की मदद कैसे करें? विशाल तो मर चुका है, देखो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पूर्वी और डोली रोने लगती है कि तभी अमित के पेट में उड़ते हुए एक चाकू आकर लग जाता है और अमित वहीं गिर जाता है। बचाओ। अमित, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो अमित, उठो। कि तभी मयंक के चीखने की आवाज आती है। कोई अदृश्य शक्ति उसे दूसरे कमरे की ओर खींचने लगती है। डोली, पूर्वी, मुझे बचाओ। मैं आ रही हूँ मयंक। लेकिन तभी वहां लाइट चली जाती है और वो ओइजा बोर्ड भी वहां से गायब हो जाता है। हम क्या करें डॉली? हिम्मत रखो पूर्वी, सब ठीक हो जाएगा। और तभी सभी मरे हुए लोगों की हंसी और चीख वहां पर सुनाई देने लगती है। दोनों लड़कियां कान बंद करके रोने लग जाती है और चिल्लाती है, नहीं। तभी थोड़ी देर बाद ताली बजने की आवाज आती है और लाइट भी आ जाती है। मयंक, अमित, सोनिया और विशाल जिंदा थे और हंस रहे थे। तुम सभी जिंदा हो? और सोनिया, तुम तो गड्ढे में गिर गई थी ना? हाँ, मैं वहां से निकलकर वापस आ गई। तुम भी मिली हुई थी इसका मतलब। क्यों, फिर मजा आया ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब मेरा ही आइडिया था, क्यों? है ना मेरा दिमाग बहुत तेज? हाँ, हमने ये सब पहले ही सोच लिया था। कितना भद्दा मजाक था ये। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो नकली चाकू है ये। ये देखो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये सब कौन करता है यार दोस्तों के साथ? डोली और पूर्वी इन सभी को बहुत सुनाती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से एक लोहे का सरिया कहीं से उड़कर आता है और अमित के सीने के आर पार हो जाता है। अमित को तड़पता हुआ देखकर पूर्वी नाराज हो जाती है। फिर से मजाक कर रहे हो क्या? उठो, फिर से मजाक। लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं है। तुम ना रहने दो, बार बार मजाक नहीं चलता। पूर्वी सरिया बाहर खींचती है और अमित जोर से चिल्लाता है और पूर्वी देखती है कि उसके शरीर से नदी की तरह खून बह रहा है और अंदर के अंग भी दिख रहे हैं। पूर्वी डर के मारे पीछे गिर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उससे ये नजारा देखा तक नहीं जा रहा था। ये तो सच में आर पार हो गया है अमित। यहाँ सच में कोई है, अब कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, ये रियली हो रहा है गाइज। सो बी वेरी केयरफुल एवरीवन। मैंने कहा था ना मत खेलो वो गेम। अब चलो यहाँ से जल्दी। पता नहीं हमने अनजाने में किसे यहाँ बुला लिया है। अमित वाकई में मर चुका था। पूर्वी को यकीन नहीं होता और वो बहुत रोने लग जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और इस बार वाकई में दरवाजा भी लॉक हो चुका था। वहीं सब लोग देखते हैं कि अचानक से पूर्वी का शरीर हवा में लटकने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? हम सब मारे जाने वाले हैं। ऐसा मत कहो सोनिया, हिम्मत रखो। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और तभी पूर्वी का शरीर ऊपर हवा में उड़कर बहुत जोर जोर से बार बार नीचे गिरता है, जिससे उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती है और वो खून से लथपथ हो जाती है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। सोनिया वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका सिर जोर से दीवार में मारती है, जिससे उसका पूरा सिर फट जाता है
अब वहां बस चारों तरफ खून ही खून था। ये सब उसी ओइजा बोर्ड का काम है। मैंने कहा था ना कि गेम नहीं खेलते हैं। चलो फिर से गेम खेलते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। एक बार फिर से सभी लोग ओइजा बोर्ड के पास जाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर फिर से गेम खेलते हैं। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? जो भी हो अपने दुनिया में वापस चले जाओ। बताओ कौन हो? ये हमें नहीं बताना चाहता कि ये कौन है। बोलो कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और उसके जवाब का इंतजार करने लग जाते हैं। बताओ कौन हो? बोलो तुम ये सब क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ? इसी बीच विशाल की जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगती है। और उसका मुंह खुला ही रह जाता है। वो मयंक की तरफ इशारा करता है। विशाल क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोल क्यों नहीं पा रहे? और इसी बीच विशाल के हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरीके से टेढ़ी हो जाती है और हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। विशाल टेढ़ा मेढ़ा होकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कोई बचाओ! और तभी वो देखती है कि अब वहां से मयंक गायब है। यह देख डोली का खून सूख जाता है। आखिर विशाल मयंक की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? कहीं मयंक कहाँ हो तुम? इतना कहकर वो पीछे मुड़ती ही है कि वहां मयंक आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बालों से खींचकर उसे दूर फेंक देता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मयंक? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मयंक भावुक हो जाता है और अपने उस खूंखार रूप से सामान्य रूप में वापस आ जाता है। यही बात मुझसे मेरा भाई कुशाल भी बोलता था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या? पर तुमने तो कहा था कि वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। वो कल रात ही मर चुका है और ये सब पूर्वी और सोनिया और विशाल की वजह से हुआ है। मेरा भाई कुशल उस दिन ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसे ले गए और वहां पर उसका ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन उन लोगों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था मयंक। नहीं, लेकिन वो लोग जिम्मेदार है मेरे भाई की मौत के लिए। इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने छोटे भाई की आत्मा को इस दुनिया में वापस लाया और उसी की मदद से आज इन सबको खत्म कर दिया। और इसी बीच कुशल की आत्मा मयंक को नुकसान पहुंचाने लगती है, उस पर जानलेवा हमला करने लगती है। डोली यहाँ से भाग जाओ, देरी मत करो डोली, मैंने कहा ना भाग जाओ यहाँ से। खुशकिस्मती से दरवाजा उस टाइम खुला हुआ था और वो वहां से भाग जाती है। वहीं कुशल की आत्मा मयंक के शरीर से उसके हाथ पैर और धड़ अलग कर देती है। डॉली पीछे मुड़कर देखते हुए रोती हुई कहती है, नहीं मयंक। और दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल मयंक ने अपनी आत्मा का सौदा कुशल का बदला लेने के लिए किया था और इसीलिए उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डॉली एक लौती इंसान थी जो उस रात जिंदा उस घर से वापस आई थी और बाकी सबने उस ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल करने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। और मयंक ने अपने भाई कुशल की मौत का बदला आखिरकार सबकी और खुद की जान देकर ही ले लिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।